हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे सोवियत संघ का विघटन के क्या परिणाम हुए। मतलब आपने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि ऐसे कौन कौन से रीजन्स थे जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ, और उसके अंदर हमने ये भी जाना था कि मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीतियों को लेकर हमें क्या विवाद देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि जो बहुत सारे विद्वानों का ये मानना था कि सबसे पहले अगर यूएसएसआर से कोई से देश अलग होंगे तो वो मध्य एशिया के देश होंगे, लेकिन वास्तविकता में पूर्वी यूरोप के देश अलग हुए थे, है ना। तो ये सब टॉपिक तो हम जान चुके थे, बट अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाके इस वीडियो को देख सकते हो, जिससे आपको ना एक क्रोनोलॉजी क्लियर हो जाएगी। क्रोनोलॉजी मीन्स कि आपको पता चल जाएगा इसके बाद ये हुआ, तो आपको इस टॉपिक को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सोवियत संघ का विघटन के परिणाम क्या हुए। तो आप सबको पता है 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया, और यूएसएसआर के विघटन से दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की साम्यवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम से विश्व राजनीति में गंभीर परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इन परिवर्तनों को मेनली हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं। मतलब बेसिकली बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन हम इन परिवर्तनों में से तीन मेन परिवर्तन को देखेंगे जो हमें विश्व राजनीति के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो एक एक करके सबकी बात करते हैं। तो जो पहला सबसे बड़ा परिणाम हमें देखने के लिए मिलता है सोवियत संघ के विघटन का, वो क्या, शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति। मतलब हम क्या देखते हैं कि 1945 से 91, सॉरी 91 के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। अब ये जो कोल्ड वॉर था, तो ये कोल्ड वॉर अब खत्म हो गया, बिकॉज अब यूएसएसआर एक महाशक्ति बनकर नहीं रह गया था। तो यूएसएसआर महाशक्ति नहीं रह गया था, जिसकी वजह से अमेरिका अब किससे लड़ेगा, किसी से नहीं लड़ेगा। इसलिए शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति हुई। अब इस शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति, जो कि पहला परिणाम हमें देखने के लिए मिलता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। पहला, साम्यवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारधारा युद्ध विचारधात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं था। क्यों नहीं था मुद्दा? क्योंकि अब क्लियर हो गया कि भाई पूंजीवादी प्रणाली ने साम्यवादी प्रणाली को पछाड़ दिया है। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि जो ये विचारधात्मक विवाद था कि कौन सा सिस्टम बेस्ट है, वो खत्म हो गया। अब जो विचारधारा की लड़ाई थी वो खत्म हो गया। और साथ ही साथ हमें क्या दिखता है, हथियारों की तेज होड़ जो शुरू हुई थी किसके दौरान, शीत युद्ध के दौरान, अब हमें क्या दिखता है कि ये जो हथियारों की होड़ थी ये समाप्त हो जाती है। हथियारों की होड़ समाप्त हो गई और नई विश्व शांति की संभावना का जन्म हुआ, और जिससे हमें विश्व राजनीति में एक नई पीस, नई शांति देखने को मिलती है। क्योंकि अब अमेरिका थोड़ी ना लड़ता रहेगा किसी से फालतू में ही, तो इससे विश्व राजनीति में हमें शांति की संभावना का जन्म हुआ। तो पहला परिणाम क्या हुआ, शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति। और इसकी वजह से हम क्या देखते हैं, विचारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं था। मतलब आइडियोलॉजिकल जो डिस्प्यूट था वो कोई अब इशू नहीं था, क्योंकि क्लियर हो गया कि कैपिटलिस्ट सिस्टम इज बेस्ट सिस्टम। और दूसरा, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, जिससे नई शांति की संभावना को जन्म हुआ। ठीक है। अब दूसरा जो हमें परिणाम देखने के लिए मिलता है वो दिखता है कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। इस कारण से विचारों और संस्थाओं में अपेक्षित प्रभाव भी बदल गए। अब ये क्या है, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए, इस कारण से विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे ही शीत युद्ध खत्म होता है तो दो पॉसिबिलिटी उभरी, दो संभावनाओं को जन्म मिला। पहली संभावना क्या, कि अब बहुत सारी महाशक्तियां अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मोहरे बनकर उभरेंगी और पूरी दुनिया बहुध्रुव्य बन जाएगी। तो पहली संभावना क्या उभरी कि कई देश और देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस तरह बहुध्रुव्य विश्व बनेगा। देखो, शीत युद्ध के दौरान पूरी दुनिया दो ध्रुव्य थी, तो अब पहली जो पॉसिबिलिटी हमें देखने के लिए मिलती है कि अब यूएसएसआर तो खत्म हो गया, तो अब क्या होगा कि कई देश या देशों के अलग अलग समूह, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मोहरे बनकर उभरेंगे। मतलब एक ताकतवर शक्ति के तौर पर उभरेंगे, जिससे पूरी दुनिया बहुध्रुव्य बन जाएगी, जहां पर कोई एक या दो महाशक्ति नहीं होगी, बहुत सारी महाशक्ति होंगी।
और दूसरी जो संभावना हमें देखने को मिलती है क्या, कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा है। ठीक है, जो दूसरी संभावना थी क्या, कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनेगा। तो हमें यह दिखता है कि भाई उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि अमेरिका को कोई भी टक्कर देने की सिचुएशन में नहीं था। इसलिए जो पूरी की पूरी दुनिया थी वो क्या बनी, एक ध्रुव। तो अगर मैं बोलूं दो ध्रुवता के अंत के बाद जो पूरी की पूरी दुनिया हमें देखने के लिए मिलती है वो एक ध्रुव देखने के लिए मिलती है, जहां पर विश्व राजनीति में हमें अमेरिका का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो आपको पहला समझ में आ गया। अब शक्ति संबंध में इससे बदलाव कैसा है, तो अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा। तो हम क्या देखते हैं कि जो देश थे, बहुत सारे देशों ने अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस अच्छे शुरू कर दिए। मतलब बहुत सारे देशों ने अमेरिका के साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाए, क्योंकि अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति बचा था। देखो लिख रखा ना, अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बन गई थी, और बहुत सारे देश इस के साथ जुड़ना चाहते थे, इस अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना चाहते थे। तो समझ में आ गया पहला। अब हुआ क्या, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति थी, जिसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जैसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर हमें क्या दिखता है, अमेरिका का दबाव दिखता है। ठीक है, इन ताकतवर संस्थाओं पर हम क्या देखते हैं, विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की तरफ कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया। अब होता क्या है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऊपर हमें किसका प्रभाव दिखता है, अमेरिका का प्रभाव दिखता है। तो अमेरिका क्या करता है, इन बैंकों को पैसा फंड करता है और बोलता है कि जो देश साम्यवाद में थे उनको पूंजीवाद की तरफ लाने के लिए क्या करा जाए, उनको कर्ज दिया जाए। ठीक है, और उनकी मदद की जाए। ठीक है, साथ ही साथ संस्था का समझ में आ गया, विचारों में क्या प्रभाव आया, अब विचारों को समझो। साथ ही साथ ये जो भी देश थे जो पूंजीवाद में आए, इन्होंने उदारवादी लोकतंत्र, ठीक है, राजनीतिक जीवन का सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। मैं इसको सिंपल कर दूं तो इसका मतलब यह है कि विचारात्मक रूप से इन्होंने उदारवादी लोकतंत्र को अपनाया। संस्थाओं में बदलाव समझ में आ गया, साथ ही साथ इन्होंने क्या करा, लोकतंत्र को अपनाया या उदारवादी लोकतंत्र को अपनाया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमें क्या देखने को मिलता है कि नए देशों का उदय हुआ। ठीक है, क्योंकि 15 देशों का एक यूनियन था, अब 15 देश अलग हो गए तो वर्ल्ड मैप में हमें क्या दिखता है, बहुत सारे नए देशों का उदय होता है। ठीक है, अब इनमें से कुछ देशों ने क्या करा, जैसे खासकर बाल्टी गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों ने यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का हिस्सा बनना चाहते थे। और ये देखते हुए हम कि ये देश, इसमें से कुछ देश नाटो के सदस्य बन गए और कुछ यूरोपीय संघ के साथ जुड़ गए। यूरोपीय संघ क्या था, यूरोप के देशों का एक यूनियन था, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी। लेकिन कुछ देश जैसे मध्य एशिया के देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। उनको पता था कि अगर हम अमेरिका के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर अमेरिका का ज़्यादा प्रभाव होगा, इसलिए, और इन देशों के पास क्या था, नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या देखते हैं, इन देशों ने रूस के साथ अपने संबंध को मजबूत रखा। साथ ही साथ इन्होंने पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका, चीन और अन्य कंट्रियों से अपने संबंध अच्छे बनाए। तो बेसिकली ये तीन परिणाम हमें देखने के लिए मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कमेंट करें और साथ ही साथ कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।